नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया यह शिकायत तो आम है। ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में तमाम तथ्य न केवल छुपाए गए हैं बल्कि तोड़ मरोड़ के भी पेश किए गए हैं। और यह भी एक बड़ी बात कही जा सकती है कि कोई भी आदमी जब सत्ता में होता है और विपक्ष में जब वही पार्टी या आदमी होता है तो दोनों के सुर अलग अलग होते हैं। इसे जानने और समझने के लिए बहुत साधारण सा उदाहरण लेना होगा और वह उदाहरण होगा सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस को लेकर के जो भी विपक्ष में पार्टी रहती है वो तमाम ऐसे सवाल खड़े करती है और कहती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन सवालों का जवाब देंगे। क्या सचमुच विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ था या वो कैंपों में बहुत लंबे समय तक पड़े रहे? क्या सचमुच यह एग्रीमेंट हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी मान करके सौंप दिया जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, देश भी बहुत लंबे समय तक मांग रहा है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस युवाओं के एक प्रेरक और प्रतीक पुरुष हैं। पता नहीं क्यों कोई भी युवा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे तमाम लोगों को अपनी उम्र के एक दौर में अपना सबसे बड़ा प्रतीक और प्रेरणा पुरुष मानता है। किताबों में दर्ज है कि अपनी रियासत के रक्त पिपासु राजे महाराजे भगीरथ रीत से सम्राट के कृपा पात्र बनते रहे। सन 1857 के गोरे हत्यारों की मिन्नत में अब बारी आ गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेहरू वंश की हर कोशिश, आप उसे साजिश भी कह सकते हैं, उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस को नैसर्गिक अधिकार हासिल हो ही गया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु की रहस्यात्मक गुत्थी भी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। नेताजी की मृत्यु के विषय में प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना कई बार मांगी गई पर कोई संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक से पूछा गया पर सब के सब एक ही तरह का जवाब देते फिरते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2.5 दशक पूर्व 1995 में मास्को अभिलेखागार में 3 भारतीय शोधकर्ताओं को चंद ऐसे दस्तावेज हाथ लगे थे जिनसे अनुमान होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कथित वायुयान दुर्घटना के 10 वर्ष बाद तक जीवित थे। वे स्टालिन के कैदी के नाते साइबेरिया के श्रम शिविरों में नजरबंद रहे होंगे। सुभाष बाबू के भतीजे सुब्रत बोस ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से इसकी तफ्तीश की मांग की थी। इसी आधार पर टोक्यो के रणकोटी मंदिर में नेताजी की अनुमानित अस्थियां कलकत्ता लाने का विरोध होता रहा। सुभाष चंद्र बोस पर मिली इन अभिलेखागार वाली सूचनाओं पर खुले दिमाग से गौर करने की जरूरत थी। प्रधानमंत्री से राष्ट्र की मांग है, अगर इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो द्रोह होगा और माना जाएगा कि जिस नक्शे कदम पर पुरानी सरकारें चलती थी उसी पर यह सरकार भी चल रही है। नेहरू युग से चले आ रहे सुभाष बाबू के प्रति पूर्वाग्रहों और छल भरी नीतियों से मोदी सरकार के सदस्य और जननायक भी ग्रसित रहेंगे और निष्पक्ष जांच से कतराते रहेंगे तो न्याय कैसे मिल पाएगा? संभव है कि अगर विपरीत प्रमाण मिल जाए तो जवाहरलाल नेहरू का भारतीय इतिहास में पुनर्मूल्यांकन होगा और आज जो उनका योगदान है, जो उनका स्तर है, वो पलट भी सकता है। एक खोजपूर्ण दृष्टि तो अब भी डाली जा सकती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की राजनीतिक स्थिति और संघर्ष के दौरान की घटनाओं का विश्लेषण करें तो पूरा दृश्य कुछ स्पष्ट होता लगता है। जैसे आज़ाद भारत के कांग्रेसी नेताओं का सुभाष चंद्र बोस की जीवित वापसी से बड़ा खतरा महसूस करना, यह इस परिवेश में भी समीचीन लगता है कि राज्य सत्ता हासिल करने की लिप्सा में तब के राष्ट्रीय कर्णधारों ने राष्ट्रपिता को भी दरकिनार कर जल्दबाजी में देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। फिर वे सत्ता में सुभाष चंद्र बोस की भागीदारी कैसे स्वीकार कर सकते थे? देश कृतज्ञ है नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने सरदार पटेल के बाद सुभाष चंद्र बोस की भी एक भव्य प्रतिमा लगा करके उनके परिवार को और उनके प्रशंसकों को, उनके चाहने वालों को यह संदेश दिया कि कभी भी इतिहास किसी को गुम नहीं कर सकता है। हमें उम्मीद है कि नेताजी की मूर्ति लगाने के बाद उनके साथ न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह देश की मांग है और नरेंद्र मोदी अपनी बात, मन की बात और देश की बात खूब ठीक से समझते हैं। ऐसी स्थिति में विश्वास करना चाहिए और इसी सरकार के कार्यकाल में यह जानकारी हम सबको हो सकेगी कि सचमुच सुभाष चंद्र बोस का निधन उसी समय हो गया था या बहुत दिनों बाद तक जिंदा थे। उसके लिए जिम्मेदार कौन है और आखिर क्या कारण थे जिसके नाते बहुत दिनों तक इसे रहस्य बना करके रखा गया। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।